कौन है जिसके बारे में ये समझा जा रहा है कि इसके पीएफआई से भी लिंक है, इसके भीम आर्मी से भी लिंक है, इसके पॉलिटिकल पार्टी से भी लिंक है। ये कौन सा खनन माफिया है जो हाथरस में दंगा कराना चाहता था आशीष? देखिए, पश्चिमी यूपी का ये खनन माफिया है जिसका नाम चीनी घोटाले में भी सामने आया था। हालांकि एसआईटी के जो सूत्र हैं वो अभी इसका नाम नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारी जांच जारी है और बहुत जल्द इसका नाम सामने आएगा। लेकिन जो एसआईटी के सूत्र हैं उन्होंने ये साफ कहा है कि पीएफआई की फंडिंग जो है वो भीम आर्मी को भी गई थी, ऐसे संकेत मिले हैं। इसके अलावा जो पीएफआई के मुख्य पद का जो संपादक है उसके एक बैंक अकाउंट में भारी ट्रांजैक्शन हुआ, दूसरे बैंक अकाउंट्स की जांच जारी है। ऐसे में एक बड़ी साजिश का पर्दा यहां पर फाश होता हुआ नजर आ रहा है। एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर ये फंडिंग कहां से आई और इस फंडिंग से यानी पीएफआई की जो फंडिंग जो अभी तक संकेत मिल रही है, भीम आर्मी, इसके अलावा खनन माफिया, इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, इन सभी तथ्यों की जांच यूपी पुलिस की एसआईटी टीम कर रही है। किस चीज का नाम है आशीष, ये समझना बहुत जरूरी है। पीएफआई क्या है दर्शकों को बताते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक इस्लामिक संगठन खुद को पीएफआई पिछड़ों अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता रहा है। इंफोग्राफिक लेकर के आइए। पीएफआई की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के तौर पर हुई। पीएफआई का इंफोग्राफिक सर प्लीज गिराएं, पीसीआर टीम पीएफआई का इंफोग्राफिक गिराएं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक इस्लामिक संगठन, 2006 में इसकी स्थापना की गई। संगठन की जो जड़ें हैं ना, यूपी में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में है। केरल के कालीकट में बहुत गहरी इसकी जड़ें हैं। फिलहाल पीएफआई का मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में बताया जा रहा है। मुस्लिम संगठन होने के कारण ज्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही रहा करती हैं। बदलते रहें, प्लीज बदलते रहें। संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़क पर आए। 2006 में पीएफआई ने दिल्ली में नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कहां पर? रामलीला मैदान में। पीएफआई की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हैं। एंटी सीएए प्रदर्शन में भी पीएफआई फंडिंग के संकेत मिले हैं। अब पीएफआई का विवादों से कितना नाता रहा है, अगला चेंज ओवर करें। पीएफआई का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। पीएफआई को सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की बी विंग कहा जाता है। सिमी की बी विंग 1977 में बनी सिमी को 2006 में प्रतिबंधित किया गया। सिमी पर बैन के बाद पीएफआई बना। मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के अधिकार दिलाने के नाम पर पीएफआई को बनाया गया। 2012 में भी पीएफआई पर बैन करने की मांग उठी। 2020 में बैन के लिए यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को खत लिखा। केरल सरकार ने पीएफआई का बचाव करते हुए केरल हाईकोर्ट में दलील भी दी हुई है। लेकिन हाँ, यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आपको साल 2008 याद है? अगर नहीं याद तो एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। याद कीजिए किस तरह से जयपुर में धमाके हुए थे, दिल्ली में, बेंगलुरु में, महाराष्ट्र के मुंबई में, इसके अलावा पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट 2009 में किया गया था। इन सभी के पीछे सिमी का हाथ, इंडियन मुजाहिदीन का हाथ कहा जाता था। और इसी सिमी की बी विंग पीएफआई को बहुत बार कहा जाता है। पैनलिस्ट को एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुमार अशोक भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा कुंवर शुएब राणा समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कुमार अशोक जी, अगर पीएफआई इतना खतरनाक है, अगर पीएफआई भीम आर्मी के साथ मिलकर के दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, अगर पीएफआई ने सीए के बाद हाथरस के नाम पर भी सांप्रदायिक क्लेश फैलाने की कोशिश की, आप लोग बैन क्यों नहीं लगा रहे अभी तक? डर क्या है? किस बात का इंतजार है आप लोगों को? अगर ये सिमी की बी विंग है, अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं है? कुमार अशोक जी। नहीं, मैं कुमार अशोक नहीं, अशोक पांडे हूं। अच्छा, अशोक पांडे जी बोले। अशोक पांडे जी बोले। मेरा ये मानना है कि पीएफआई ने जो अपना कार्य दिया है, अदालतों में देता है, जो जनता के बीच देता है कि समाज में काम करने के लिए दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के हक के लिए लोग बच जाते थे। इस बार सीधे जिस तरह से शाहीन बाग में इसका हाथ दिखाई दिया। नहीं, मुझे हिस्ट्री मत बताएं। नहीं, अशोक पांडे जी, मैंने ये सवाल ही नहीं किया कि चलिए बैठ करके हम हिस्ट्री खंगाल लेते हैं। इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी। मुझे ये बताइए पीएफआई पर बैन कब लगेगा? भाई, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, मुझे अच्छे से याद है, 6 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी ना कि बैन कर दीजिए। यूपी में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, बैन क्यों नहीं किया गया? ये देखिए, निश्चित तौर पे इस पे बैन लगेगा। मुखपत्र के संपादक गिरफ्तार हुए, 100 करोड़ का मामला प्रकाश में आया। अरे आप क्या रहे बैन लगेगा? विजय मिश्रा, पीएफआई पर बैन से किसे डर लगता है? विजय,
बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पीएफआई ही नहीं, इसके अलावा कई भी ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बातें सरकार की तरफ से बयानों में आती हैं वो सबूत जो है वो कोर्ट तक नहीं आते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से पीएफआई पर बैन लगाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नाकाम रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक बार फिर से पीएफआई का नाम आया है और इस बात का दावा सरकार कर रही है कि कहीं ना कहीं ये पीएफआई ने 100 करोड़ की फंडिंग जो है वो हुई है और ये फंडिंग के जरिए से दंगा फैलाने वाले थे। हालांकि इसके पहले और भी बड़े गंभीर आरोप थे। जब सीए और एनआरसी का जिक्र हुआ था तो ये बात कही गई थी सरकार की तरफ से ही, सरकार के ही मंत्री का बयान था कि पीएफआई जो है वो सिमी से जुड़ा हुआ है। सिमी जो है वो पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई है। तो इन सब इंडियन मुजाहिदीन ये सारी चीजों की का जिक्र करते हुए इस पर बैन लगाने की मांग जो है वो बड़ी तेजी से इन्हीं के मंत्रियों की तरफ से हुई थी। लेकिन दिक्कत तब आई थी जब इस पूरे मसले को लेकर के कोर्ट तक सरकार पहुंची थी और वहां पर पेपर वर्क पूरा नहीं हो पाया था। जैसे कि आपने कल देखा था तबलीगी जमात के मामले में एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वो चीजें नहीं प्रस्तुत कर पाई जो चीजें चर्चा में थी, जिन बातों को लेकर के केंद्र सरकार का दावा रहता था, जिन बातों को लेकर के तो इस बात का शक भी बहुत गहरा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के संगठन का इस्तेमाल अपनी राजनीति में ध्रुवीकरण के नाम पर करने की कोशिश की जाती है। कुंवर शुएब राणा अब तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कहते हैं भीम आर्मी वाले जो चंद्रशेखर रावण हैं कभी बहुजन समाज पार्टी के करीब नजर आए, कभी बीजेपी के भी करीब टैक्टिकली नजर आए, तो कभी समाजवादी पार्टी के भी बहुत करीबी बनकर के उभरने की कोशिश की। अब नाम सामने आ रहा है कि भीम आर्मी ने भी हिंसा भड़काने की कोशिश की है, भीम आर्मी का पीएफआई कनेक्शन भी है। क्या करेंगे अब आप लोग? अभी तक तो सड़क पर उतरे थे। देखिए, हमारा भीम आर्मी से कोई संबंध नहीं है। आवाज अच्छा, बस एक ही सेंटेंस का आपका जवाब है, भीम आर्मी से कोई संबंध नहीं है। बस यही कहना चाहते हैं ना। भीम आर्मी का हमसे कोई संबंध नहीं है। भीम आर्मी अपने लिए काम कर रही है। समाजवादी लोगों ने हमेशा से गरीबों, मजलूमों, किसानों और तमाम देश के तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का यही रोहित पुनेठा के पास में चलते हैं। हाँ, सब ठीक है, रुकिए, रुक जाइए आप। मैंने यहाँ पर एक चीज समझिएगा, समाजवादी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती इसकी बात करने के लिए मैंने यहाँ पर मंच नहीं दिया है। मेरा मंच इसलिए है कि हाथरस के जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रोहित पुनेठा के पास में चलते हैं। रोहित, खबर इस तरह की सामने आई है कि पीएफआई लिंक में जिस वेबसाइट का जिक्र था और उस वेबसाइट के जरिए भीम आर्मी को भी पैसे देने की कोशिश हुई है, भीम आर्मी के जरिए भी दंगा फैलाने और भड़काने की कोशिश की गई है। जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पहुंचे, उन्होंने वहां पर क्या क्या किया? भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ता क्या अभी भी नजर आते हैं? अगर नजर आते हैं तो क्या ये मैनिपुलेटिव हैं? क्या कहीं से भी शक के दायरे में आपको लगते हैं ये? राशिद, मैं फिलहाल तो आपको ये बता दूं कि अभी फिलहाल भीम आर्मी का कोई भी यहाँ पर नजर नहीं है। कल पूरे दिन मैं पीड़िता के घर के बाहर मौजूद रहा, आसपास में लगातार घूमता रहा, देखता रहा, एक भी मुझे भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नजर नहीं आया। आज भी मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, मुझे अभी तक कोई भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता या किसी भी तरह की मूवमेंट नजर नहीं आई। अब इसको समझने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि आपने इस बात का खुलासा किया कि हाँ, पीएफआई के जरिए भीम आर्मी को फंडिंग हो रही थी, यानी कि जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे वो पता किस लिए थे राशिद? वो थे उस दिन जंतर मंतर पर जाकर भीड़ इकट्ठी करने के लिए, जंतर मंतर पर जाकर हल्ला मचाने के लिए। क्यों? क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं उनको इस काम के लिए फंडिंग की गई थी। वहां पर हल्ला मचाने के लिए, सरकार पर निशाना साधने के लिए कि दिल्ली में बैठ के यूपी सरकार पे आप निशाना साधो। क्यों? क्योंकि आपको पैसे मिले हैं, सबको वहां पर पैसे मिले थे, इसीलिए शायद वहां भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। चंद्रशेखर रावण एक बार यहां पर जरूर पहुंचे थे शुरुआत में, और उन्होंने एक बार ये भी पेशकश की थी कि मैं जो पीड़ित परिवार को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन वो पीड़ित परिवार कहीं नहीं गया। उनको पता था कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि भाई पुलिस है यहां पर, पूरी मामले की जांच चल रही है, न पुलिस यहां पर ले जाने देगी पीड़ित परिवार को, न प्रशासन यहां पर ले जाने देगा, क्योंकि जांच चल रही है, एसआईटी बनी हुई है। तो ये टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं था। तो वो सिर्फ कहने की हवाई बातें थी, वो सारा का सारा एक ड्रामा था। और वो ड्रामा शुरू के 2-4 दिन था, जो सिर्फ एक भीम आर्मी ने नहीं किया था, वो ड्रामा करने वाली बहुत सी पार्टियां थी। आपने देखा था कि कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे थे। बैरियर जो लगे हुए थे राशिद उस दिन, बैरियर को तोड़कर अंदर जाने की, नहीं हम अंदर जाएंगे, हम मिलेंगे अंदर। 52 मिनट तक बातचीत हुई और उसके बाद 52 सेकंड का टाइम नहीं है अब किसी के पास। दिल्ली में बैठ के ट्वीट करते हैं सब। यहां एग्जैक्टली ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है
किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई पीड़ित परिवार से बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ से सबके नंबर लेके गए कि हम बातचीत करेंगे, आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, आपकी क्या समस्याएं हैं उसको हम सुलझाएंगे, हम प्रशासन से आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन वो एक दिन की दिखावटी लड़ाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटी लड़ाई थी। और यही शायद मुझे लग रहा है कि भीम आर्मी के मामले में भी है। फंडिंग थी, दिल्ली में बैठ के अपना खूब प्रदर्शन करो, दिल्ली में बैठो, यहाँ का थोड़ा दिखावा करो और उसके बाद घर लौट जाओ, जबकि अभी भी पीड़ित परिवार का दुख कम नहीं है। वेबसाइट कांड के जरिए भीम आर्मी का हॉरर फैलाने की कोशिश की गई है। और यकीनन जब इस तरह के हथकंडे आजमाए जाते हैं ना, तो उसमें किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को तलाशा जाता है। वो राजनीतिक पार्टी जो अपनी जमीन की तलाश कर रही हो, किसी भी तरह से अपनी राजनीतिक जड़ मजबूत करने की कोशिश करे। और भीम आर्मी चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों में, या यूं कहें कि चंद्रशेखर रावण जब से जेल से बाहर आया है, तभी से ही भीम आर्मी की तरफ से जमीन मजबूत करने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए पीएफआई ने भीम आर्मी के कंधे का इस्तेमाल किया। क्या ये माना जाए हिंसा फैलाने के लिए? पीएफआई का वेबसाइट कांड पीसीआर टीम निकाल करके रखें आज। क्या है यूपी का दंगा शास्त्र? $100 करोड़ की साजिश के पीछे कौन है? पीएफआई ने कैसे रची यूपी में दंगों की साजिश? मॉरिशस से यूपी कैसे पहुंचा 100 करोड़? आतंक फैलाने वाले पीएफआई के पीछे किसका हाथ? योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में इतिहास का सबसे बड़ा दंगा कराने की साजिश थी। वो तो शुक्र है कि खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। हमें और आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर हाथरस के गांव से उठा एक मुद्दा कैसे दंगों की साजिश में तब्दील हो गया। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दंगों के पीछे के वो 4 किरदार कौन से हैं। पहला किरदार अतीकुर रहमान, दूसरा किरदार सिद्दीकी, तीसरा किरदार आलम और चौथा किरदार मसूद। यही वो 4 पीएफआई एजेंट हैं जिन्होंने पत्रकार बनकर हाथरस के बहाने यूपी में दंगे फैलाने की साजिश रची। मथुरा में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ये चारों दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी से चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे। इनमें से एक मल्लापुरम का रहने वाला है, जबकि बाकी मुजफ्फरनगर, बहराइच और रामपुर के रहने वाले हैं। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। पहली बार एमयू ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता के द्वारा 22 तारीख को गैंग रेप की बात बताई गई थी और तत्कालिक रूप से उसमें कार्रवाई की गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही पीएफआई दिल्ली में दंगे कराने की दोषी है। ईडी अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि आखिर 50 करोड़ और फिर 100 करोड़ की रकम यूपी कैसे पहुंची। इसे मैप के जरिए समझिए। मॉरिशस से पैसा पहले इंडिया पहुंचा, उसके बाद इस रकम को यूपी में अलग अलग लोगों के खातों में डाला गया। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। सूत्रों का कहना है कि अतीकुर रहमान के पास दंगों के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। वो दिल्ली के शाहीन बाग में भी रुका था। अब सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है वो समझिए। पहली बात, सीमी के आतंकियों ने पीएफआई ज्वाइन किया है। दूसरी बात, पीएफआई को राजनीतिक संरक्षण मिला है। तीसरी बात, पहले सांप्रदायिक दंगे कराते थे, अब जातिगत दंगे की तैयारी कर रहे हैं। और चौथी बात, आतंक फैलाने वाली पीएफआई पर बैन कब लगेगा। हाथरस कांड के बाद हिंसा की साजिश में जिस पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, उस पर पहले भी देश के कई इलाकों में दंगे भड़काने के आरोप लग चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली से लेकर यूपी, असम, कर्नाटक में हिंसक प्रदर्शन हुए। इस साल 23 फरवरी से 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की आग में जलती रही।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि दंगे के पीछे पीएफआई का हाथ था। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए पैनल को एक बार फिर से ओपन कर देते हैं। अखिल, मेरे साथ में सचिन भल्ला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीधे मुनी का रुख कर लेते हैं। सचिन भल्ला, अभी तक जितने भी एंगल सामने आए हैं और ये भीम आर्मी का नया एंगल निकल करके सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक षड्यंत्र का सहारा लेकर के यूपी को जलाने की कोशिश की जा रही है? क्या भीम आर्मी का सहारा लेने की कोशिश की गई है पीएफआई की तरफ से वाकई में? देखिए, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज और रोहित पुनेठा जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने जमीनी हकीकत भारत के लोगों को दिखाई। और साथ में मैं देखना चाह रहा हूं कि कितनी राजनीति गंदी राजनीति जो बीजेपी और समाज पार्टी, अभी समाजवादी पार्टी वाले भी बोल रहे थे, तो मेरा मानना यह है कि इस पीएफआई और इसके बीच में हम उस बच्ची को जो उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय की बातें भूलना शुरू हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जब ये 5 से 10 दिन बाद उस बच्ची का नाम कम आ रहा है और आने वाले टाइम में बिल्कुल ही आना बंद हो जाएगा। हमें मेन मुद्दा हमारा ये है कि उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय कैसे दिलाना है। बीजेपी अपने पीएफआई के ऊपर चल गई है, अपनी जो यूपी की राजनीति पार्टियां हैं वो भी पीएफआई पे चली गई हैं। आप मेरा मानना ये है, ये देखो जो इनकी भ्रष्ट सरकार है, जो पिछले जब से एकदम ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। अशोक पांडे जी, इंसाफ की बात कहाँ है? आप चले गए पीएफआई पर, आप चले गए दंगे पर, आप चले गए सांप्रदायिक राजनीति पर, आप चले गए जातिगत दंगों पर, इंसाफ कहां पर है? अपराधी जेल में है, एसआईटी का गठन हो चुका है, निश्चित तौर पे जांच हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और सीबीआई के लिए भी कहा गया है। निश्चित तौर पे हम आपसे कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे उस बेटी के साथ इंसाफ होगा, यह नार्को टेस्ट भी होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि विरोधी दलों के लोग इसे मानने को तैयार नहीं। ये तो उस पार्टी के लोग, विरोधी दलों के लोग मानने को तैयार नहीं। कुंवर शोएब राणा, आप लोग मानने को तैयार नहीं। इंसाफ तो मिलेगा, बीजेपी का ये कहना है। आप लोग अपनी सियासत चमकाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश, कुंवर शोएब राणा जवाब दें, कुंवर शोएब राणा जवाब दें। अरे नेताजी कहते हैं नौजवानों से गलतियां हो जाती है, वो वही समाजवादी पार्टी है। कुंवर शोएब राणा चीखिए, चिल्लाई नहीं। अशोक पांडे जी, चीख चिल्लाहट वाली कोई डिबेट में नहीं कर रहा। कुंवर शोएब राणा जवाब दें। हमेशा से मैं कहूंगा सर, मैं तो कहूंगा अपराधियों को संरक्षण दिया, की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इंसाफ की बात नहीं हो रही, इंसाफ की बात नहीं हो रही, चीख चिल्लाहट कर रहे हैं। संवेदनशील आप लोग कितने हैं ना, समझ में आ रहा है। ये आप लोग की संवेदनाएं समझ में आ रही हैं। इस बीच पीएफआई का वेबसाइट कांड भी एक बार बता देते हैं और दिखा देते हैं कि पीएफआई ने किस तरीके से वेबसाइट डिजाइन की, वेबसाइट का भीम आर्मी कनेक्शन क्या है, क्या और पीएफआई का एसडीपीआई कनेक्शन क्या है, और इसके अलावा वेबसाइट के कनेक्शंस जो बताए जा रहे हैं कि विदेश से भी हैं, ये इसका मतलब क्या है। वेबसाइट बनाने का क्या खेल हुआ, ये समझें आप। हुआ क्या, www.justicefordhathrasvictim.carrd.co नाम से वेबसाइट पोस्ट की गई। अब ये जो carrd.co ऐसी वेबसाइट है जो सिविल राइट्स के लिए प्रदर्शन करने की जगह देती है। carrd.co प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, फंड्स कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। हाथरस के लिए बनी वेबसाइट को बॉट हैंडल्स के जरिए सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगा। अब आपको हम टच पैनल स्टूडियो लेकर के चलते हैं, जहां पर आप असल में ये जान पाएंगे कि वेबसाइट में लिखा क्या गया था, वेबसाइट में किस तरीके से भड़काने की कोशिश की गई थी और वेबसाइट का एक एक शब्द कितना कातिल है। आप देखें, वेबसाइट में यह बताया गया कि जब भी आप दंगे फैलाते हैं तो आपको क्या क्या करना है, किन चीजों से बचना है, आपके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है। सेफ्टी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, यानी कि जब भी कोई प्रदर्शन हो रहा है तो आप अपनी सिक्योरिटी किस तरीके से देखें, आपको क्या पहनना है, आपको क्या लेकर के आना है, आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं गिरफ्तारी के बाद आपको क्या करना है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके लिए जानना जरूरी है, यानी अगर आप दंगे में लिप्त हैं, अगर आप दंगे करवाते हैं तो आपके लिए डूज एंड डोंट्स क्या होना चाहिए, ये इस वेबसाइट में दिया गया था। रोहित पुनेठा, रोहित, क्या वेबसाइट का कोई भीम आर्मी कनेक्शन भी है
या अभी तक से पीएफआई लिंक ही सामने आया है? रोहित, हाथरस से लाइव। देखिए राशिद, अभी प्रूवन तौर पर ये कुछ भी इसको बताया जा सकता कि भीम आर्मी का डायरेक्टली लिंक है या नहीं, लेकिन एक चीज है कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा है, इसमें कोई बात नहीं। पीएफआई देखिए अकेला इस चीज को नहीं कर सकता है। 100 करोड़ की फंडिंग अगर आई है तो पीएफआई ने कहीं ना कहीं उसको सबलेट किया है। अब सबलेट किसको किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राशि देखिए एक ही रात में वेबसाइट बनती है और एक ही रात में हजारों लोग जोड़ लिए जाते हैं। ये पीएफआई अकेले तो नहीं कर सकती है, अब इसके पीछे कौन है डायरेक्टली अभी नाम लेना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, लेकिन इसकी अगर अच्छे से जांच हो, इसकी अगर ठीक से जांच हो तो बहुत से लोग सामने आएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी है या कोई भी संगठन है, खुद को इस मौके पर मतलब मुझे कहते हुए ये शर्म हो रही है इस वक्त की, इस मौके पर जब एक लड़की के साथ इतनी दरिंदगी हुई तो इस मौके पर भी अपनी राजनीति उठाने की कोशिश की जा रही है। और उस राजनीति को उठाने के लिए, खुद को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने के लिए इस तरह के संगठन अगर इस तरह की शर्मसार हरकतें करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मसार कुछ नहीं होगा। मामला हाथरस का है, मामला सीधा सिंपल यह है कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ मिले, लेकिन देखिए उसके नाम पर क्या हो रहा है। पीएफ विदेशों से फंडिंग आ रही है 50-50 करोड़ रुपए, और उसके बाद वहां दिल्ली पर जंतर मंतर पर नारे लग रहे हैं। यहां मैं ग्राउंड पर हूं, कोई यहां पर आने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबको अपना पॉलिटिकल माइलेज दिख रहा है कि चलो भाई रोहित, मैं एक बार लखनऊ भी चलते हैं। रोहित, एक बार लखनऊ भी चलते हैं, क्योंकि विजय मिश्रा के जरिए एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा। विजय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, राज्य सरकार की तरफ से जब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है तो सीबीआई की तरफ से अभी कोई रिप्लाई आया है या फिर नहीं आया है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। 5 दिन हो चले हैं जब बिहार में राज्य सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की तो तुरंत ही सीबीआई एक्टिव हो गई। इस बार सीबीआई एक्टिव क्यों नहीं है? यूपी सरकार की तरफ से अगर सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी है, अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि जिस तरह से सीबीआई को लेकर के यहाँ पर संस्तुति करने की बात खुद मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा था, और उसके बावजूद सीबीआई एक्शन में क्यों नहीं है या सीबीआई ने अभी तक इस केस को स्वीकार क्यों नहीं किया है। हालांकि इन सब चीजों को लेकर के जो एफिडेविट दाखिल किया था राज्य सरकार ने, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इस केस को सीबीआई ने स्वीकार नहीं किया है और अभी भी इस बात का इंतजार है, क्योंकि यहाँ से राज्य सरकार या फिर पीड़ित परिवार या कोर्ट के जरिए से इन सब चीजों के लिए कहा सचिन भल्ला जी, मुझे ब्रेक लेना है, बहुत जल्दी ये बताएं सीबीआई ने जवाब क्यों नहीं दिया? सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में सीबीआई तुरंत एक्टिव हो गई, लेकिन इस केस में 5 दिन हो चले हैं, अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आया? सचिन भल्ला का विषय है, मेरा मानना ये है कि ये यूपी गवर्नमेंट जो अपना पल्ला हर बार सीबीआई या एसआईटी पे ऊपर झाड़ देती है। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ कि जो पिछले वर्ष से अभी तक 3100 केस जो रेप के हुए हैं, ये इनसे रुक क्यों नहीं रहे? ये प्रशासन इनके हाथों से क्यों निकल रहा है? ओके, सचिन भल्ला जी, कुंवर शुएब राणा और इसके अलावा कुमार अशोक पांडे जी भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, आपका शुक्रिया।